नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको अवैध ड्रग्स से जुड़े कारोबार और उससे संबंधित कानून की बात करेंगे और एनडीपीएस एक्ट की जानकारी देंगे। नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में कानून होते हैं। इस कानून के मुताबिक नार्कोटिक ड्रग या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रोपिक पदार्थ का उत्पादन, पोजीशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात निर्यात और इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरियों के बाद ये संभव हो सकता है। प्रतिबंध को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ सर्च, कुर्की और गिरफ्तारी का अधिकार है। एनडीपीएस एक्ट देता है जांच एजेंसी ऐसे मामलों में निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई कर सकती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 के तहत भी राज्य को ड्रग्स नियंत्रण रोकथाम के लिए शक्ति मिली है। ड्रग्स के नियंत्रण के 3 श्रेणियों में ड्रग्स की चर्चा वर्तमान कानून में है। एक एलएसडी, मेथ जैसे साइकोट्रोपिक पदार्थों की श्रेणी में है। दूसरी चरस, गांजा, अफीम जैसी नार्कोटिक्स ड्रग्स की, जबकि तीसरी श्रेणी मिश्रण वाले केमिकल पदार्थों की है जिसे कंट्रोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ड्रग्स एक्ट से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप जी आपको ड्रग्स एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका ड्रग्स एक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछ के जो भी आपकी जानकारी है आप ले सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। अवैध ड्रग्स से जुड़े कानूनी प्रावधान के बारे में इनसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि एंटी ड्रग कानून या एनडीपीएस एक्ट क्या है सर? आज के दौर में बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी इंडिया की नहीं है, एक इंटरनेशनल मीनेस बन चुका है। मैं जब मीनेस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही गंभीर हो गई है अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि इसका एनडीपीएस यानी कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये एक्ट 1985 में बना था, 1985 में बना था। जैसा नाम पढ़ने से खुद ही पता लगता है, साइकोट्रोपिक मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज, ऐसी ड्रग जिसका की इम्पैक्ट डायरेक्टली मस्तिष्क के ऊपर, आदमी के मस्तिष्क को कंट्रोल करे, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करे जी। ये एक्ट को पार्लियामेंट ने बनाया था और पार्लियामेंट ने जब इस एक्ट को बनाया था तो उसका एक बेसिक पर्पस था, बहुत इम्पोर्टेंस थी उस एक्ट को बनाने के लिए। उसमें सबसे जो इस एक्ट की मेन बात है वो इसमें सबसे ज्यादा ये है कि इस एक्ट के माध्यम से सर्टेन गाइडलाइंस फ्रेम कर रखी हैं गवर्नमेंट ने जी। उस गवर्नमेंट के हिसाब से जो ये एक्ट पास हुआ उसमें ये बहुत सी चीजों पर चेक एंड बैलेंस करता है। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ये सब्सटेंस जो नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं, अगर ये इतने ही बुरे हैं तो सरकार इनको टोटली बैन क्यों नहीं कर देती? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये इस बात के ऊपर हम धीरे धीरे जब विस्तार से बताएंगे तो आएंगे कि कैसे कैसे ये बात हो रही है जी। लेकिन इस एक्ट के कारण से प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी आदमी इसका प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चर करे, इसका कल्टीवेशन करे, मतलब इसको बोए, खेतों में जैसे बो देते हैं, इसका पोजीशन रखे, अपने पास इसकी पोजीशन हो, बेचने और खरीदने के ऊपर या ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पर्टिकुलरली ये एक्ट बना था। ठीक है। ड्रग हमारे जीवन का, हमारे शरीर का एक बेसिकली ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बहुत जरूरी चीज है। बहुत सी चीजें ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जो कफ सिरप आप लेते हैं रोजाना, हम सभी लोग अपने जीवन में लेते हैं, कभी ना कभी हर एक को खांसी जुकाम हुआ है, उस टाइम के अंदर
उस ड्रग के अंदर, उस पर्टिकुलर कफ सिरप के अंदर आपको अल्कोहल की मात्रा मिलेगी या किसी ना किसी सब्सटेंस की मात्रा मिलेगी। बेसिकली क्या है कि अगर हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक चीज को अगर आप नियमित मात्रा में एक तरीके से लें, उसका उपयोग करें, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि एक इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक चीज की अधिकता हमेशा ही बुरा होती है। बिल्कुल। तो अगर आपको अपना कोई भी सब्सटेंस अगर नियमित उसमें क्वांटिटी में लेंगे, एक डिफाइंड तरीके से लेंगे, तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये हमारे लिए एक मीनिंग बन जाएगा। प्रदीप जी, बहुत सारे सवाल हैं, धीरे धीरे हम चाहते हैं कि सभी की तरफ आगे बढ़ें और तमाम तरह की जानकारियां दर्शकों तक दे सकें। सवाल मैं अगला आपसे ये करना चाहती हूँ कि अवैध ड्रग्स रखने की जो सजा है वो क्या हो सकती है? जी पूजा जी, आप अभी अवगत होंगी एक बात से, बल्कि सारे देश में अभी कुछ दिनों पहले ये एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था जो वाइडली पब्लिक की नोटिस में था, और वो ये था कि आर्यन खान का केस, जो शाहरुख खान एक एक्टर है हमारे, उनके बेटे का केस था। तो हमारे यहाँ बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं इस एक्ट के हिसाब से। एक है स्मॉल क्वांटिटी जी, एक होती है मीडियम क्वांटिटी, और एक होती है एक्सेसिव क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं। जो स्मॉल क्वांटिटी होती है पूजा जी, वो उसका पर्पस बेसिकली ये है, वो कंजम्पशन के लिए आप उसको ले सकते हैं। लेकिन कंजम्पशन भी जैसे कि ड्रग्स के अंदर हम लेते हैं तो आपकी कंजम्पशन एक लिटिल कंजम्पशन होती है, वो एक बड़ी नहीं होती है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो भी पनिशमेंट होगी इसमें, किसी भी कारण से अगर आप पकड़े गए, उसके पोजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, सेल में, परचेज में, किसी भी माध्यम से अगर आपको उन्होंने पकड़ लिया, तो फिर आपको उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही होगी। बिल्कुल। अब स्मॉल क्वांटिटी जो कि लगभग 2 से 12 के ग्राम के बीच की होती है, उसमें अगर आप क्वांटिटी को लेते हुए पकड़े गए तो उसमें कम से कम 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट जी, और फाइन होता है अप टू 10,000। ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वांटिटी को जो स्मॉल और कमर्शियल के बीच में हो, मतलब एक छोटी क्वांटिटी और जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है, तो इसमें आपको 10 साल की जेल का प्रावधान है, और इसमें 1 लाख का जुर्माना भी है। तो और काफी सारी ड्रग्स ऐसी है जो जिसे स्मॉल क्वांटिटी में ट्रीट किया जाता है, जैसे कैनेबिस है, वो अगर 100 ग्राम्स होगा तो कैनेबिस उसको आप स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे, वो इम्पैक्ट देखा जाता है कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। इसी तरह गांजा वगैरह होता है, उसकी क्वांटिटी एज पर लॉ अगर 1000 ग्राम तक है तो वो भी स्मॉल क्वांटिटी में आता है। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से जो है इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदीप जी हैं हमारे साथ जो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। सर, अब चरस, गांजे, अफीम जैसे जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, उसका मेडिकल यूज क्या है, और उसका मेडिकल यूज के लिए ही हम कहते हैं कि यूज किया जाता है, इसके लिए जो परमिशन ली कैसे जाती है, उस परमिशन के बारे में प्रदीप शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे। पूजा जी, जितने भी ये ड्रग्स हैं, ये एक डिफाइंड कैटेगरी में जब एक फार्मासिस्ट एनालिसिस करके और वो ये बताते हैं कि इस ड्रग को इतनी परसेंटेज के अंदर, इसीलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज डिफाइंड होती होगी। कभी भी आप देखेंगे किसी भी दवाई के ऊपर, रैपर के ऊपर या बॉटल पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा होता है किसी भी ड्रग का, और उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें कितनी परसेंट कौन सी दवाई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर विद इन लिमिटेड क्वांटिटी अगर आप किसी ड्रग को लेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं है, वो आपके लिए फायदेमंद होती है। इसीलिए हर एक चीज की परसेंटेज डिफाइंड होती है, जिसको कि फार्मासिस्ट एनालिसिस करके और उसका बॉडी पे इम्पैक्ट बुरा है या अच्छा है उसको देखकर उसी परसेंटेज डिफाइन करते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो ड्रग के अंदर उसकी परसेंटेज डिफाइन की जाती है और उससे वो ड्रग बनती है। अब पूजा जी, बात ये है कि इन सबको आफ्टर ऑल कौन कंट्रोल करेगा, कौन देखेगा? तो उसके लिए एक ड्रग कंट्रोलर होते हैं, और इसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, जो डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है।
वो कंट्रोलर वो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो कि ये डिफाइन करता है कि कैसे कैसे किस क्वांटिटी में कितनी परसेंटेज के हिसाब से ड्रग को एक पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर, दवाई के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें वो, अब जब कोई भी आदमी जब ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो करने के लिए उसको सबसे पहले सरकार से इसके बारे में परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब पूजा जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि परमिशन किसको दी जाए। हर आदमी चाहता है कि मुझे परमिशन मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसमें 4-5 या तो परमिशन कोई इंडिविजुअल को मिलेगी, जो इंडिविजुअल मीन्स जो कोई कंपनी जो एक अकेले आदमी जिसका मालिक हो, इंडिविजुअल लेवल पे मिलेगी, या एक कंपनी होगी जिसको कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा कंपनी का। बिल्कुल। वो कंपनी से डायरेक्टर जनरल एक परफॉर्मा भरवाते हैं और उसके साथ उनकी कंपनी के डिटेल्स मांगते हैं, कौन कौन उसके डायरेक्टर्स हैं, उसको उनके नाम पता ये सब कुछ मांगा जाता है, उनके आईडी प्रूफ्स माने जाते हैं, उनका उसके अंदर पहले एक्सपीरियंस देखा जाता है और उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि इनका पहले बैकग्राउंड कैसा है, कि कहीं से कोई डिफॉल्टर तो नहीं है या है। इसमें सबसे बड़ी एक बात होती है, वो होती है रेफ्रिजरेशन, क्योंकि इनको एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर के अंदर सभी ड्रग्स को रखा जाता है। उस ड्रग को कंट्रोल, वो रेफ्रिजरेशन जो इसकी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की एक कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी कंपनी में, तो वो रेफ्रिजरेशन का प्रोसीजर उनके पास कंप्लीट है या नहीं है, तो ये सब चीजें उसमें देखी जाती है और उसके बाद ये दवाई का लाइसेंस किसी कंपनी को दिया जाता है। ठीक है। एक और सवाल जो काफी महत्वपूर्ण है, इसमें अगर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँ तो यही पूछना चाहूंगी कि परमिशन की बात तो कर ली हमने, लेकिन एनडीपीएस केस में बेल पर अलग से प्रावधान है। इसमें दोषी को प्रथम दृष्टया दोषी माना जाता है और साथ में जो है बेल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपनी दलीलें सामने रखनी पड़ती है। इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। पूजा जी, जैसा कि मैंने बताया कि एनडीपीएस ड्रग्स का जो ये मीनेस है, इसको डील करना बहुत हर एक गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है और इसको जल्दी सी काफी सीरियस ऑफेंस माना जाता है और यूजुअली देखा जाता है जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है कि उसके पास क्वांटिटी कितनी है। लॉ ये कहता है कि बेल इज ए मैटर ऑफ राइट, बेल आपका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट तो ऐसी हैं जिनमें ये कहा गया है बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल हर चीज का अधिकार है, जेल इतना जल्दी सी नहीं देनी चाहिए, मतलब जेल के पीछे किसी को नहीं भेजना चाहिए। अब ये है कि क्वेश्चन अराइज ये होता है कि नारकोटिक ड्रग्स में, जैसे आपको पता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे देश में ड्रग्स की एक्टिविटी पे चेक एंड बैलेंसेस रखती है, पकड़ती है, रेड मारती है। रेड जब भी वो किसी भी जगह पे मारेगी तो उनके पास सर्च वारंट होना चाहिए। सर्च वारंट के बाद, क्योंकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स होंगे, उनके पास जब वो रेड करते हैं तो उनके पास पुलिस की पावर होती है। वो किसी आदमी की किसी प्रेमिसेस को सर्च कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को डिटेंशन में ले सकते हैं कि उससे इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके बाद उनको कोर्ट के सामने उस एक्यूज को कोर्ट के सामने पेश करना होता है। कोर्ट के सामने अपना केस रखना होता है कि इसके पास ये बैंक या जो गवर्नमेंट से ऐसी औषधियां, ऐसे पदार्थ जो कि सरकार जिनको कैरी करने के लिए मना करती है, वो पाए गए हैं और उसकी क्वांटिटी ये है। अगर किसी आदमी ने एक्सेसिवली कंजम्पशन उसका कर लिया है तो उसको बेल लेने से पहले उसका यूरिन एंड ब्लड सैंपल का एनालिसिस भी एनसीबी कोर्ट के सामने रखती है कि इनके पास एक्सेसिव ड्रग्स वगैरह इन्होंने कंज्यूम की है। इन सब बातों को देखते हुए फिर कोर्ट एनालिसिस करता है कि प्रेमा फसाई इसके केस में, एक्यूज के केस में कोई दम है या नहीं है, कि वेदर ही शुड बी ग्रांटेड बेल
बेल दे दें या नहीं दे दें, क्योंकि जब बेल दे दी, अगर ऐसे ही आराम से दे दी तो एक मैसेज जाता है सोसाइटी को कि इसमें कोई एक्ट में कोई इतना ज्यादा सीरियसनेस नहीं है, आप इसको एक्ट को कमिट करें और आपको बेल आराम से मिल जाएगी। बिल्कुल समझने की बात है प्रदीप जी, जैसे आपने बखूबी बताया भी कि कठोरता भी जरूरी है और साथ ही साथ सोच समझकर इसमें जो है कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बहरहाल आपने बहुत सारी तमाम जानकारी दी है दर्शकों को इस खास विषय के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और जुड़कर आपने तमाम जानकारी साझा की। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।